Good morning, students. In history, the chapter Nationalism in India, we will study about the economic effect of non-cooperation movement. कि इकोनॉमिक इफेक्ट जो है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या पड़ा था ब्रिटिश साम्राज्य पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट पर, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर ड्रामेटिक। व्हाई इट वाज ड्रामेटिक? बिकॉज द फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, liquor shops picketed, and foreign clothes were burned. The importance of this revolution was that the import of foreign clothes halved between 1921 and 1922. In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods of the finance foreign trade. As the boycott movement spread and people began rejecting imported clothes and wearing only Indian ones, production of Indian textile mills एंड हैंडलूम्स वेंट अप। हम देखेंगे कि इकोनॉमिक प्रभाव जो ब्रिटिश के ऊपर पड़ा था वह काफ़ी ड्रामेटिक था। क्यों पड़ा था? कि महात्मा गांधी के अनाउंस करते ही जो इंडियंस थे वे फॉरेन गुड्स का यूज करना बंद कर दिया था। जो इंडियंस थे वे फॉरेन गुड्स का बायकॉट किया, लिक्वर शॉप्स जो थे उस पे तोड़फोड़ किए, फॉरेन क्लोथ्स को चौराहे पे जलाया गया और जो इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स थे इसके फलस्वरूप उसका डिमांड 1921 से 1922 के बीच में हाफ हो गया। मीन्स 102 करोड़ से घटकर यह 57 करोड़ का ही रह गया। इतने अधिक आर्थिक हानि होने पर ब्रिटिशर्स झुकने पर मजबूर हो रहे थे। बहुत सारे स्थानों पर जो ट्रेडर्स थे, इंडियन ट्रेडर्स थे, वे फॉरेन गुड्स के ट्रेड करने से मना कर दिया। वे एग्री नहीं थे कि वे फॉरेन गुड्स का वे ट्रेड करेंगे। इसके फलस्वरूप जो इंडियन टेक्सटाइल थे, इंडियन गुड्स थे, उसका डिमांड काफ़ी बढ़ा। इसके फलस्वरूप जो इंडियन वीवर्स थे जिनका जो वीविंग का काम लगभग बंद हो गया था, बहुत सारे इंडियन वीवर्स जो ब्रिटिश मिल में एक लेबरर के रूप में काम करने लगे थे, अब पुनः उनका काम तेज़ी से फैला। और जो यह सब किस कारण से हुआ? महात्मा गांधी ने जो यह अनाउंस किया था कि हम अपने सामान, अपने देश के सामान का उपयोग करें, खादी कपड़े का उपयोग करें। इसी के कारण इंडियंस ने खादी कपड़े का यूटिलाइज करना शुरू किया था और इसी के फलस्वरूप इंडियन जो टेक्सटाइल थे, इंडियन क्लोथ्स थे, गुड्स थे, इसका डिमांड काफ़ी बढ़ा था। बट धीरे धीरे हम देखेंगे कि ड्रामेटिकली यह मूवमेंट स्लो डाउन होने लगा, यह मूवमेंट धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। इसका मुख्य रीज़न क्या था? फर्स्ट, महात्मा गांधी के कहने पर लोगों ने खादी कपड़ा पहनना शुरू कर दिया था, बट पुअर पीपल के लिए इसे एफर्ड करना संभव नहीं था क्योंकि ये खादी कपड़े महंगे थे और जल्दी ही फट जाते थे और साथ ही साथ इस पे मेंटेनेंस भी काफ़ी लगता था। आप देखते होंगे जब हम खादी कपड़े को धोते हैं तो वह बिल्कुल रिंकल्ड हो जाता है। जब तक कि उस पर आयरन नहीं किया जाए तब तक उसे हम यूज नहीं कर सकते हैं। और जो पुअर
ये इंडियंस थे वे उनके पास इतनी संपदा और इतने समय नहीं थे कि वे अपने क्लोथ्स को डेली आयरन करें। सेकंड जो थे, मिल क्लोथ्स जो थे वे सस्ते थे और ड्यूरेबल थे और वह रिंकल्ड फ्री भी था, धोने पे उतना ज़्यादा सिकुड़न नहीं आती थी। इसी कारण से इंडियंस ज़्यादा दिन तक इस कपड़े को जो है खादी कपड़े को यूटिलाइज नहीं कर सकते थे। फलस्वरूप जो पुअर पीपल थे वे मिल के बने हुए सस्ते कपड़े को खरीदना शुरू किया। सेकंड, महात्मा गांधी के कहने पर जो हेडमास्टर्स थे, जो टीचर्स थे गवर्नमेंट स्कूल के, जो लॉयर्स थे कोर्ट में जो प्रैक्टिस करते थे, इन सबों ने अपनी जॉब को छोड़ दिया था। लेकिन उनके रोजगार के लिए गांधी जी या कांग्रेस के अन्य सदस्य ने कोई व्यवस्था नहीं की थी। अतः भूखे कब तक आंदोलन कर सकते हैं कोई। धीरे धीरे जब उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई तो वे पुनः अपने अपनी जॉब पर रिटर्न होने लगे। थर्ड, जो इंडियन स्टूडेंट्स थे, गांधी जी के कांग्रेस के लीडर्स के आह्वान पर वे सरकारी स्कूल कॉलेज को छोड़ दिया था, लेकिन उन स्टूडेंट्स के पढ़ाई को जारी रखने के लिए कोई दूसरी व्यवस्था नहीं की गई थी। फलस्वरूप ये स्टूडेंट्स धीरे धीरे पुनः उसी गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज में ज्वाइन करने लगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शहरी क्षेत्र में धीरे धीरे यह स्लो डाउन होने लगा। यह जो मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यह स्लो डाउन होने लगा। नेक्स्ट हम देखेंगे रेवेलियन इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड इसका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कंट्री साइड में जो है क्या प्रभाव पड़ा, किस प्रकार से कंट्री साइड में जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्वराज का तो चर्चा महात्मा गांधी ने और कांग्रेस के लीडर ने किया था, मूवमेंट तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कौन इस मूवमेंट को एरिया वाइज लीड करेगा, स्वराज का पूरा अर्थ क्या है, इसके बारे में किसी ने डिक्लेयर नहीं किया था। इसलिए अलग अलग क्षेत्र में स्वराज की मीनिंग को पीपल ने अपने अनुसार लेना शुरू किया था। जैसे देखेंगे कि जो ये टी गार्डन में, जो असम के टी गार्डन में वर्कर्स थे, उसने स्वराज को इस अर्थ में लिया कि महात्मा गांधी का स्वराज हो गया है। अब वे जिस रूल के अंतर्गत उस गार्डन में फंसे रहते थे, बिना ऑर्डर के वे नहीं घर जा सकते थे, गांव जा सकते थे, अब वे सोचे कि स्वराज आ गया है, बिना किसी ऑर्डर के अपनी मर्जी से वे अपने गांव जा सकते हैं। दूसरा क्या था कि जो फॉरेस्ट रीजन में पीपल रहते थे, उन्होंने सोचा कि स्वराज महात्मा गांधी का आ गया है, इसलिए हम जब चाहें जंगल से लकड़ी काट सकते हैं। जो रेस्ट्रिक्शंस थे, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को नहीं यूज कर सकते हैं बिना परमिशन के। अब क्या फॉरेस्ट पीपल, ट्राइबल पीपल क्या सोचने लगे कि स्वराज आ गया, हम आराम से जंगल में अपने मवेशी को चरा सकते हैं, वहाँ से लकड़ियाँ काट कर ला सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो फार्मर्स थे अलग अलग क्षेत्र में, वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे, उन्होंने स्वराज का अलग अर्थ में जो है उसका मायने निकाला, उसका अर्थ निकाला और अपने ढंग से उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस प्रकार से जब तक कि योग्य नेतृत्व नहीं हो, जब तक कि अच्छी तरह से सत्याग्रही को या आंदोलनकारी को बढ़िया से मालूम ना हो कि आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है, तो वह सफल नहीं हो सकता है। इसमें भी हम देखेंगे कि विलेज साइड में किस प्रकार से हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द अवध, कि अवध के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ के फार्मर्स ने किस प्रकार से स्वराज का अर्थ लिया और किस प्रकार से मूवमेंट को आगे बढ़ाया। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड इन अवध। The peasant movement developed under the leadership of
बाबा रामचंद्रा अ सन्यासी। अवध में जो पीजेंट मूवमेंट फैला वह वहाँ के जो लोकल लीडर थे बाबा रामचंद्रा, जो कि एक सन्यासी थे और वे एक फिजी थे और उसके पहले वे एक इंडेंचर लेबरर भी थे। उन्होंने नेतृत्व किया और वे क्या समझते थे इस मूवमेंट के बारे में और उन्होंने किस प्रकार से आगे बढ़ाया, आगे हम देखेंगे। दिस पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। फर्स्ट क्या था कि रेवेन्यू में रिडक्शन, कम करना। एबोलिशन ऑफ बेगार, बेगारी प्रथा, बिना पैसा दिए जो उनसे काम करवाते थे मजदूरों से, तो ये बेगार प्रथा को समाप्त करना। एंड बायकॉट ऑफ द ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, और उन लोगों का, छोटे किसानों का शोषण लैंडलॉर्ड करते थे, तो इसीलिए लैंडलॉर्ड को बायकॉट करना, समाज से उसको अलग कर देना, यह मुख्य 3 बातें वहाँ के आंदोलनकारियों की थी। इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी बंद्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द पंचायत्स टू deprive landlords of the services of even barbers and washermen. In June 1920, Jawaharlal Nehru began going to around the village in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievances. By October, the Awadh Kisan Sabha was set up, headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra, and a few others. Within a month, over 300 branches had been set up in villages around the region. As the movement spread, the house of talukdars and merchants were attacked, bazaars were looted, and grain hoarders were taken over. देखेंगे कि यह आंदोलन जैसे ही आगे बढ़ा तो जो लैंडलॉर्ड्स थे उसके अगेंस्ट में नाई धोबी बंद्स को पंचायत के द्वारा लागू किया गया। इट मीन्स जितने भी जमींदार हैं उन्हें कोई भी नाई उनके बाल को नहीं काटेगा, जो धोबी है उनके कपड़े को नहीं धोएगा। इस आंदोलन के बारे में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को मालूम हुआ तो जून 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू अवध पहुँचे, वहाँ के लोगों के ग्रीवेंसेस के बारे में जानना चाहा और अक्टूबर में जो जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ के जो मुख्य लीडर थे बाबा रामचंद्रा उसको साथ लेकर और लोकल कुछ और लीडर्स को साथ लेकर उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और विदिन 1 मंथ 300 से अधिक इसके ब्रांचेज बन गए। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि यह मूवमेंट जैसे जैसे फैला तो तालुकदार, मर्चेंट्स, इस सब पे अटैक किया गया, बाजार को लूटा गया और जो ग्रेन होर्डर्स थे, जो अनाजों का संग्रह कर लेते थे और ज़्यादा मूल्य पर बेचते थे, उन सबों के जो जहाँ पर स्टोर किया गया था ग्रेन्स, उसे लूट लिया गया। ओके।